नमस्कार मित्रों, सब्यसाची के YouTube पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। आपने इस चैनल को अपना ढेर सारा प्यार देकर हमारा उत्साह बढ़ाया है। डॉक्टर सुशांत कुमार की कहानी जो कि उन्होंने लॉकडाउन पर लिखी थी, आप सभी ने उस कहानी को अपना भरपूर प्यार दिया। उससे ही प्रोत्साहित होकर आज उस कहानी का अगला भाग आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है घर का रास्ता। बिरजू आज कोरोना से ठीक होकर अपने गांव लौट आया है। गांव के लोग उसे दूर से ही देखकर वापस लौट जा रहे हैं। गांव में बिरजू को लेकर तरह तरह की अफवाहें भी हो रही हैं। कोई कहता है बिरजू बड़ा भाग्य वाला है जो कि अपने बाल बच्चों के बीच बचकर चला आया। कानाफूसी तो यह भी हो रही है कि इसी ने महंगू को जबरदस्ती बुला कर लाया, नहीं तो महंगू आने वाला नहीं था। बेचारा किस्मत का मारा अपने बाल बच्चों का मुंह भी नहीं देख पाया। इधर बिरजू अपने घर के खाट पर लेटे लेटे दिल्ली से आने की स्याह यादों में खो जाता है। वह सोचता है, लोग सच ही तो कह रहे हैं कि अगर मैंने महंगू को घर चलने के लिए नहीं कहा होता तो आज वह भी इस दुनिया में होता। मेरी ही मति मारी गई थी। न जाने घर आने की इतनी जल्दी क्या थी, सब कुछ तो था ही। अरे चाय की दुकान में जो कुछ रुपए पैसे बचे थे उससे कुछ दिन का तो रूखा सूखा खाकर दिल्ली में गुजर बसर कर ही लेते, लेकिन नहीं, काल जो बुला रहा था। यह सब सोचते सोचते बिरजू की आंखों के आंसू टपक पड़ते हैं। अपने दिल पर पत्थर रखकर वह इन सभी बातों को भुला देना चाहता है, मगर उसे रात भर नींद नहीं आती है। बार बार उसका मन दिल्ली पहुंच ही जाता है, जहां उसने अपनी चाय की दुकान खोल रखी थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी कैंपस के ठीक सटे पटेल चस्ट के पास क्रिश्चियन कॉलोनी नामक एक अवैध रिहायशी इलाका है। इस छोटी सी कॉलोनी में लगभग 10,000 लोग रहते होंगे, जिसमें 8 से 9,000 तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थी और सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्र रहते हैं। अधिकतर छात्र बिहार और उत्तर प्रदेश से आते हैं, मगर मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रतिभागियों की संख्या भी इनसे कुछ कम नहीं होती है। आज से ठीक 16 वर्ष पहले बिरजू वहां जाकर एक चाय की दुकान लगाने लगा था। एक छोटे से कमरे के बाहर एक मेज पर ही चाय की पूरी दुकान है उसकी। रोज 1,000 से 1,500 रुपए कमा लेता है। बड़ा ही अक्खड़ स्वभाव का है, मगर हाँ, लोगों का मनोरंजन भी करने में वो बहुत माहिर है। तभी तो यूपीएससी की पीटी का रिजल्ट आने पर या नहीं आने पर अपने चाय के ग्राहकों के उदास मन को भी वो लुभा लेता है। बिरजू अपने हाजिर जवाबी एवं गंवई अंदाज के कारण बिहार उत्तर प्रदेश के छात्रों के बीच बड़ा ही प्रसिद्ध है। सभी अपने रूम से निकलकर अस्त्र शास्त्र के भूगोल व इतिहास की चर्चा करते हेतु बिरजू की दुकान पर चाय पीने पहुंच जाते हैं। चाय देते हुए बिरजू छात्रों से हंसी मजाक करने लगता है। इसी बीच वह बजट वाले प्रतियोगिता दर्पण की अंक की चर्चा करते हुए कहता है, का हो कन्हैया जी, सरकार चाय वालन के वास्ते भी कुछ किया है क्या? अरे चाय का भी दाम बढ़ना चाहिए कि नहीं? आप लोग IAS IPS बन के इतना दहेज लीजिएगा, हमारे चायवा न पी के। अच्छा कोई नहीं, आप लोग जब साहेब बन जाइएगा ना तो हमरो जैसन गरीबन का ध्यान रखिएगा। कितना लोग इस चाय पी के बड़का अफसर बन गया। इस चाहिए ऐसन ही है, अपन अपन चाय लीजिए और पैसा बढ़ाते जाइए। बिस्कुटो लीजिएगा। अच्छा आपको तो बड़ा गोल्ड फ्लैग भी चाहिए ना, इसके बिना परीक्षा मंदन दिमाग में घुसता नहीं है ना। इसी बीच दुबे जी बिरजू को टोकते हैं, क्या बिरजू, इस बार कन्हैया जी IAS बनेंगे कि नहीं? जे हमर चाय पी सब कोई IAS बनी। देखिए पिछले साल के रिजल्ट में B ब्लॉक के पाठक जी हमारे चाय पी के पास किए कि नहीं? हमारे ब्लॉक में वीडियो बन के गए हैं। एक दिन गए थे उनसे मिलने ब्लॉक में। बड़ा दिलदार आदमी है। सभी बिरजू की बतकुचन को सुनते हुए चाय की चुस्की का मजा लेते रहते हैं। वह नाम ले लेकर ठेठ गंवई अंदाज में सबका समाचार भी पूछता है। बिरजू पिछले 14-15 सालों में अपने गांव के 7-8 लोगों को लाकर उसी कॉलोनी में चाय की दुकान खुलवा दिया है। वे सभी मिलजुल कर रहते हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं।
देर रात तक नींद न आने के कारण बिरजू सुबह देर तक बिस्तर पर सोया रह जाता है। आंख खुलते ही घर पर लोगों का जमावड़ा देखकर वह डर जाता है। घबराकर खटिया से नीचे उतरकर बैठते हुए विष्णुआ के माई को पाए लागे चाची कह के रोने लगता है। विष्णुआ के माई का रो रो कर बुरा हाल है। बबुआ रे, तोहरा और महंगुआ के आवला के बाद विष्णुआ किशुनुआ बदरिया जोगिया सब के सब पैदल घर आवेला निगल लेले बाटे। बबुआ हो, 2 दिन से कौनों के फोनवा पे बात ना होत बा। कहते कहते फिर वो रोने लगती है। तब तक बदरिया के बाबू का फोन बजता है। उधर से आवाज आती है, हेलो हेलो बाबू, हम बदरी बोलतानी। दिल्ली से पैदल हमने सब कोई बरेली पहुंच गेल बानी। विष्णुआ के माई के कहू दियऊ न रोतई। इतना कहकर ही फोन कट जाता है। इसके बाद लाख कोशिश के बावजूद फोन नहीं लगता है। शायद बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण स्विच ऑफ हो गया होगा। बिरजू सबको समझाता है कि बरेली पहुंच गया है, तब तो 2-3 दिन में सब घर पहुंच जाएगा, लेकिन लॉकडाउन में पुलिस से बच के आना पड़ेगा सबको। अच्छा बदरिया तेज है, सबको पार लगा देगा। अरे हाँ, सुने हैं कि बरेली के डीएम साहब नीतीश बाबू हैं, जो हमारे दुकान पर रोज चाय पीते थे। नालंदा जिले के हैं। बदरिया तो जानता ही है उनको। दिमाग खुले तो कौनों को दिक्कतें नहीं होगा। फोनवा लगता तो यादों दिला देते उसको। अच्छा भगवान करेंगे तो बदरिया के माइंड खुल जाएगा। विष्णुआ के माई रोते रोते घर चली जाती है। एक एक करके सब उठकर अपने अपने घर चले जाते हैं। उधर बदरी, विष्णु, जोगिया सबको पुलिस बरेली में घेर लेती है। जिला प्रशासन ने सभी को एक साथ बिठाकर सैनिटाइज करने के लिए दवाई का छिड़काव कर देती है, जिसके कारण सभी अपने बैग व झोला सहित भीग जाते हैं। खाने पीने को भी कुछ नहीं बचा था उनके पास। उसी तरह सभी आगे रास्ते पर निकल गए और कड़कती धूप में कुछ देर चलने के बाद बदन के कपड़ों के साथ सभी के गले भी सूखने लगते हैं। पाँव में छाले पड़ने लगते हैं। बदन दर्द करने लगा, लेकिन घर पहुंचने की जद्दोजहद के कारण पैर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिन रात भूखे प्यासे चलते हुए सभी बनारस पहुंच चुके थे। अब आगे बढ़ने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने बताया कि आगे एक राहत शिविर लगा है, जहां खाने पीने को कुछ मिल जा रहा है। यह सुन मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। खाने की बात सुनकर ही सभी के पैर तेजी से शहर की तरफ बढ़ने लगे। इसी बीच विष्णु को चक्कर आ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह सबसे पीछे चल रहा था। उसे रात से ही हल्का हल्का बुखार भी था। बरेली में भीग जाने के बाद से वह बहुत घबराया हुआ था। अचानक उसके रोड पर गिर जाने से सबके होश उड़ गए। आगे कुछ ही दूरी पर पुलिस नाका था। बदरी दौड़कर वहां बैठे पुलिस को बुला कर लाया। कांस्टेबल ने अपनी गाड़ी से सभी को विष्णु सहित बगल के अस्पताल में पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी आंखें खुली हुई थीं। लगता है घर जाने की जिद उसकी अभी बाकी थी। आनन फानन में अस्पताल ने उसके घर पर यह सूचना भिजवा दी। विष्णुआ की माई दहाड़ मारकर रोने लगती है। गांव के लोगों से कहती है, हमरा पास कुछ भी नहीं खे भगवान, अब अपन सुगवा के मरल मुंहो ना देखब हो लोगवा। उसकी दोनों बेटी अपनी दाई से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती हैं। सारा वातावरण गमगीन हो जाता है। लॉकडाउन के सन्नाटे को चीरती हुई सबकी रोने की आवाजें मानो सरकार को लानत भेज रही हों, चुनौती दे रही हों। गांव के लोग भी खबर भिजवा देते हैं कि उसका दाह संस्कार वहीं करवा दिया जाए। बनारस में मरा है सब कोई, तक आखिर में वही जाना चाहता है ना। सबके मालिक भगवान, सबके भगवान मालिक। बदरी दरोगा साहब से कहता है, हुजूर एक क्रियाक्रम यही करवा दीजिए। लाश ले जाने के लिए पैसा भी नहीं है। एकरा घर पर भी कोनो साधन नहीं है। एक बूढ़ी माँ और 2 बेटी है। पत्नी भी पिछले साल बच्चा लिए पेट में ही मर गई थी। दरोगा बाबू उसके दाह संस्कार की व्यवस्था वहीं कर देते हैं। बदरी मुखाग्नि देते हुए देखता है कि उसकी आंखें अपने घर की तरफ देख रही हैं। दरोगा जब से विष्णु की लाश को देखा है विचलित है। सोचता है कि उसने कितने खूंखार अपराधियों को मरते देखा है।
लेकिन विषम की खुली आंखें उसे डरा रही हैं। न जाने उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी आंखें अपने घर का रास्ता पूछ रही हैं। धन्यवाद।